More people will join. I'm starting. So, Vicky, the floor is yours. Introduce कर लो खुद को Okay. and then introduce what you're going to teach today. We'll follow. I'll request everybody who is on the call. कहीं पे भी कोई चीज समझ में नहीं आए या फिर उससे बेटर इफ यू वांट टू ऐड समथिंग समवेयर तो उसको ना प्लीज मतलब मान लो कि कोई भी टॉपिक आ रहा है जो आपने पढ़ा है and आपको उसका कुछ अलग इंटरप्रिटेशन पता है या फिर यू नो द कॉन्सेप्ट इन अ डिफरेंट वे then please do share that. That would add a lot of value. फॉर एग्जाम्पल नरगिस ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो we'll try to address these and बीच में keep asking questions on the chat as well as you can unmute yourself and ask questions तो पूरा इंटरेक्टिव रखेंगे ठीक है विकी द फ्लोर इज योर्स and to यस everybody else सर। who has joined this call. तो मैं थोड़ा सा दो लाइन में अपने बारे में बताता हूँ। नाम तो पता चल ही गया है विक्की। 6 अटेम्प्ट में 4 फिल्म्स निकले हैं, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट। 2022, 23, 24, 25 यूपी पीसीएस का फिल्म्स निकला हुआ है मेरा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का 2 बार निकला था, लेकिन एडमिशन लेने का मन नहीं था। सीएसआईआर का एसओ निकला हुआ है। फाइनल नहीं हुआ था, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने एएसओ फॉर्म ही नहीं भरा। और क्या बच गया, गेट भी निकला हुआ है। गेट 2 बार निकाला है, 2014 और 2016। मतलब पासिंग नहीं था, एक बार 2000 मार्क्स था। सॉरी, 2000 रैंक थे मेरे, ऑल इंडिया रैंक। जहां तक बात रही इंटरव्यू का, तो मझगांव डॉक से बिल्डर लिमिटेड का 3 बार, एनपीसीआईएल का 2 बार, फिर एक बार टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड का 1 बार। ठीक है, इस तरह से काफी लिस्ट लंबी है, इतना ही लिमिट करते हैं। हाँ, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, एक लाइन में बोले तो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रूल्स है ना। रूल्स है, लॉज है, जो कि गवर्न करता है, जो फ्रेमवर्क देता है हमको कि हम गवर्न कर सकें। क्या आप मुझे देख सकते हैं क्या? जस्ट मैं अपने आप को ये किया। ठीक है। हाँ हाँ वी कैन रूल्स है, सी लॉज यू. है, जो कि गवर्न करता है ना। जो कि गवर्न करता है कि कंट्री का फ्रेमवर्क कैसे होना चाहिए, है ना, कि कंट्री को गवर्न कैसे किया जाए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इसका डिमांड कहाँ उठा? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का डिमांड आएगा, है ना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनने से सबसे पहले डिमांड किसने किया था? एम एन रॉय ने, 1934 में। इसके बाद सेकेंड डिमांड कांग्रेस ने किया था, आईएनसी ने। और ये कब किया? 1935 में। ठीक है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इंडिया बनाएगा, मतलब इंडियंस बनाएंगे, फ्री फ्रॉम ब्रिटिश इंटरफेरेंस, राइट। आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं हो। तो जवाहरलाल नेहरू का आउटसाइड इंटरफेरेंस। इसके बाद क्या है? अगस्त ऑफर, जिसमें उन्होंने बात मान ली हमारी कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। ये कब हुआ था? 1940। इसके बाद क्रिप्स मिशन, ये कब हुआ था? 1942 में। और इसके बाद आया था कैबिनेट मिशन, कब आया? 1946 में। और इसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। यहाँ तक याद हो गया क्या क्या था? कोई रिपीट करना चाहेगा तो कर सकता है। पहले क्या था? एम एन रॉय, 1934। आईएनसी का 1935। फिर जवाहरलाल नेहरू का आउटसाइड इंटरफेरेंस, अगस्त ऑफर का 1940, क्रिप्स मिशन का 1942 और कैबिनेट मिशन का 1944। ये याद हो गया क्या? सॉरी, 1946। चलो, शायद कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, आगे चलते हैं। कंपोजिशन था क्या था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का? हाँ, ये अच्छा है, जिसने भी लिखा है MINACC। MIN ना हो के MIJ कर दो। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा ना। ठीक है। चलो आते, कंपोजिशन क्या था। टोटल कितने मेंबर थे तो बताने जाएगा। टोटल 389 मेंबर थे, है ना। 389 में ब्रिटिश इंडिया कितना था? 296। और 296 में 292 हो गए गवर्नर प्रोविंस के, और 4 हो गए चीफ कमिश्नर प्रोविंस, और 93 एक अलग से बना प्रिंसली स्टेट्स के लिए। हम लोग क्या क्या देखें? कोई रिमाइंड करना चाहेगा क्या? थोड़ा थोड़ा रिवाइंड करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर पे, ताकि याद हो जाए, है ना। क्या था? MIJACC, कोई बता रहा है? सेशन को ना ये टू वे रखते हैं, यदि कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है।
नहीं तो स्किप कर सकता है ना। क्या था पहले? एम एन रॉय, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, और सी से कैबिनेट मिशन, है ना। कंपोजिशन देखे थे, कंपोजिशन क्या था? 389 था टोटल, जिसमें से 296 प्रोविंस को लेकर के और 93 क्या था? प्रिंसली स्टेट्स, है ना। बाकी कंपोजिशन का बाद में बात करते हैं, थोड़ा कैबिनेट कमेटी देखते हैं ना, टोटल कितनी कमेटी थी। ये शायद थोड़ा अच्छे से याद हो जाएगा। टोटल कितनी थी? 8 मेजर कमेटी थी और 13 माइनर कमेटी थी, है ना। इसमें एक जवाहरलाल नेहरू की थी, है ना। जवाहरलाल नेहरू कैसे याद रखना? यूपीएससी याद रखते हैं क्या? यू से यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, है ना। पी से यूनियन पावर कमेटी। एस से स्टेट्स कमेटी। तो ये हो गया ना यूपीएससी। ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को लेकर दो कमेटी थी ना, एक तो स्टीयरिंग कमेटी और एक रूल्स कमेटी। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद को जो है ड्राइवर एज्यूम कर सकते हैं क्या, कि वो गाड़ी चला रहे हैं, स्टीयरिंग बना चला रहे हैं, है ना, और साथ में रूल्स भी बनाते जा रहे हैं, है ना। तो ये 3 2 5 कमेटी हो गई। एक तो अंबेडकर की हो गई ड्राफ्टिंग कमेटी, 6 कमेटी, और सेवेंथ आ गया सरदार पटेल। सरदार सरदार पटेल की कौन कमेटी थी? एक तो थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज, है ना, और एक तो क्या था? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। याद हो गया क्या सबको थोड़ा थोड़ा? कोई मन में ही बोल सकता है। जवाहरलाल नेहरू कितनी कमेटी थी? 3 थे ना, यूपीएससी। यू फॉर यूनियन पावर कमेटी, आगे को रिपीट करना चाहेगा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी, है ना। दूसरा क्या था राजेंद्र प्रसाद का? एक तो रूल्स कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, है ना। पटेल का कौन सा था? प्रोविंशियल कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और एक हो गया ड्राफ्टिंग कमेटी। ये याद हुआ क्या अंबेडकर का? चलो ठीक है, तो ये 8 हो गया ना, 8 मेजर कमेटी। विकी, हाँ यस सर। आ, काफी इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा था मेरे को ना। थोड़ा और फाउंडेशनल क्वेश्चंस पूछना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग किया जाए क्या सेशन हम्म, को? हाँ सर, यही मैं भी चाह रहा हूँ, कोई इधर से रिप्लाई नहीं आ रहा है ना। नहीं नहीं, रिप्लाई नहीं आ रहा वो तो ठीक है। मैं हम्म ना पहले शुरू करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से। कॉन्स्टिट्यूशन का तुमने मतलब जब शुरू किया तो यू आस्क्ड अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो हम्म। मतलब फंडामेंटली व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड इट? कॉन्स्टिट्यूशन सर एक रूल्स देता है, एक फ्रेमवर्क देता है ना, जिसके अंदर में कंट्री को बेटर गवर्न किया जा सकता है। एक तो क्या सिंपल लाइन में कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही बोल सिर्फ सकते कंट्री का होता है? हैं। नहीं, कंट्री का ही क्यों? अभी तो हम लोग पॉलिटी का बात कर रहे हैं सर, इसीलिए तो मैंने कंट्री लाया। तो पॉलिटी में सिर्फ कंट्री ही होती है क्या? स्टेट्स भी पॉलिटिकल होते हैं पार्टीज का भी सर, स्टेट्स का भी कॉन्स्टिट्यूशन उतना होता मेरे है? का। हाँ। हाँ। ठीक है। इवन हाँ। जो रिबल ग्रुप्स होते हैं वो भी बोलते हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उनका उनका कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ। ठीक है, चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ मैं। आंसर करना लोग चैट पे, या फिर ये भी मतलब यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। डू ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, विच? तो लोग ने बोला नो नो नो, ये तो यूपीएससी वाला हो गया कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो बताओ कौन सी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? यूके। नहीं वो तो, हाँ तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यूके का भी कॉन्स्टिट्यूशन सर है। सर यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न नहीं है बस। हाँ रिटेन नहीं है, एग्जैक्टली हाँ। exactly.
सर आई तो डोंट मेरा थिंक देयर विल बी एनी कंट्री जिसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। वेरी नाइस। और कुछ मतलब क्यों नहीं होगा फंडामेंटली? सर मतलब क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है सर, बेसिक सेट ऑफ रूल्स जो हाँ मतलब गाइड करते हैं। तो सर वो रूल्स तो कैसे भी हो सकते हैं, मतलब वो जो भी फॉलो कर रहे हैं डे टू डे गवर्न कर रहे होंगे कंट्री को, कैसे तो कैसे कर ही रहे होंगे, कोई भी हाँ कम्युनिटी गवर्न कर रही होगी। तो सर वो हाँ रिटर्न हो सकते नहीं रिटर्न हो सकते, लेकिन रूल्स तो है ही ना सर। तो हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन तो हो ही गया वो। हम्म तो सर इसलिए सर। हम्म हम्म। और कुछ यूनिवर्सल इंटरेस्टिंग नीड बोल सकते हैं सर। हो सकता है क्या? तुम लोग हर चीज को यूनिवर्सल नीड है बोरिंग सर। बना देते हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग दिमाग को इसलिए बहुत क्यूरियस रखना चाहिए, ऐसा अतरंगी क्वेश्चंस पूछना चाहिए, अभी देखना कि कितना सारा चीज समझ में आएगा इससे। तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया में क्या कोई ऐसी कंट्री है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? तुम लोगों ने बोला नो, तो उसमें एक नो क्यों आया कि भाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हम्म। कौन कौन सी कंट्रीज का? तो यूके एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो यूके जो एग्जाम्पल है, हाउ इज इट गवर्न? तो इट इज गवर्न बाय मल्टीपल एक्ट्स, बिल ऑफ राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। बेसिकली कोई एक जगह कोडिफाई नहीं किया गया है, बट बहुत सारी चीजों को मिला के तब भी एक रिटर्न मतलब एक रूल ऑफ लॉ है। उसी तरह इसराइल एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। वहां पे भी एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंटेंट किया गया था, बट अभी क्या करते हैं कि दे रिलाई ऑन अ करंट सेट ऑफ 11 बेसिक लॉज। न्यूजीलैंड, वेल अगेन इट इज सिमिलर टू यूके। हम्म। वहां पे सेट ऑफ कोडिफाइड रिटन लॉज हैं, या फिर जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं, या फिर कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, सैन मेरिनो नाम की कंट्री है, कोई बता सकता है क्या कहाँ होगी? लिखो तो सैन मेरिनो विकी, और जल्दी से बताओ कोई कहाँ होगा। कोई वर्ल्ड मैप ड्रॉ करके मेरे को स्पेलिंग बता से। सकता है? सर गैस करूंगा सर, इधर पे वेस्ट इंडीज के आसपास है क्या सर? नाम से ट्राई तो बढ़िया किया, कैरिबियन। चलो। नहीं बता पा रहे हो कैरिबियन। तो गूगल करके बता दो लोग कहाँ पे है। सर इटली के पास। ये कन्विक्शन के साथ नहीं लग रहा है मेरे को। हाँ, आई एम नॉट श्योर बट। हाँ तो गूगल करके कोई एग्जैक्ट आंसर बताओ, कौन से सी में है, कौन से कंट्री के पास है? जल्दी जल्दी इटली के क्विक। पास है। हाँ तो इटली के पास कौन सी सी में है? लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री है। वेरी नाइस। तो कौन मतलब ये पूरा पूरा? इटली से सराउंडेड है। वेरी नाइस। नहीं नहीं, एड्रियाटिक सी इटली के पास है, बट सैन मेरिनो एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि इटली के अंदर है। कुछ नया पता चला? तो अब सैन मेरिनो के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिपब्लिक्स इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। एंड उसमें भी कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बुक नहीं है, बल्कि 6 बुक्स ऑफ रिटन स्टैट्यूट्स है। तो बहुत काउंटर इंट्यूटिव नहीं है? जब मैं ये इस क्वेश्चन के बारे में सोचा था तो मुझे लगा था कि डिक्टेटरशिप्स या फिर जो रूल ऑफ लॉ नहीं होती है जिन कंट्रीज के बारे में, वहां पे ऐसा चीज होना चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोडिफिकेशन नहीं है। लेकिन जो 4-5 कंट्रीज का एग्जाम्पल आया, यूके, इसराइल, न्यूजीलैंड, सैन मेरिनो, ऑल ऑफ देम आर लाइक वेरी वेल फंक्शनिंग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। ये फैक्ट बहुत काउंटर इंट्यूटिव था ना? हम्म। और पता है, एक और कंट्री है, सऊदी अरेबिया। सो टिल 1992 इट वाज गवर्न बाय कुरान। 1992 के बाद बेसिक लॉ ऑफ गवर्नेंस आया है, लेकिन तब भी एक बेसिक लॉ ऑफ गवर्नेंस आ गया है। चलो ठीक है, मुझे ये बताओ, नॉर्थ कोरिया और ईरान के पास कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कि उनका भी कुछ ऐसा ही केस है कि सेट ऑफ रूल्स हैं, या फिर कुछ अलग अलग लॉज हैं, क्या सीन है? इंस्टीट्यूशन है सर। और कोई डिक्टेटरशिप बताओ लोग। एक मिनट सोच के रखना, मैं 1 मिनट फोन का चार्ज लेके आ रहा हूँ। डिक्टेटरशिप अभी तो
हाँ बताइए आप लोग। सब शांत हो गए। सर डिक्टेटरशिप में कौन सा, सिविलियन, मिलिट्री? अरे कोई भी डिक्टेटरशिप हो, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए इंट्यूटिवली। हाँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप तो म्यांमार भी बोल सकते हैं सर। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन बोल को सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो हर जगह। तो मतलब कोई अगर तुमसे पूछेगा कि यूके में कॉन्स्टिट्यूशन होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, ईरान, इन सारी कंट्रीज में? हाँ यूके। बहुत बढ़िया। क्या पता चल रहा है कि डिक्टेटरशिप जो है वो पहले कोडिफाई करके रूल्स रख रही है। क्यों है ऐसा, कोई बता सकता है क्या? लेजिटिमेसी वेरी नाइस। सर। वेरी बिकॉज नाइस। ऑफ एब्सोल्यूट पावर। अरे तो एब्सोल्यूट पावर रहेगा तब तो और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, राइट? हम्म। मतलब सर बट वो पहले से ही डिफाइन करके रख रहे हैं ना कि हमें ऐसा ही चाहिए। पहले मतलब से कैसे डिफाइन कर रहे हैं? पाकिस्तान में 6 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला है ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस ऑफ 70 odd years। कौन डिफाइन कर रहा है पहले से? अच्छा। हर नया डिक्टेटर आ रहा है उसको तो अपने हिसाब से फिर कर देगा कुछ ना कुछ। या माहिष्मती की रानी जैसा वचन ही है शासन होना चाहिए जनरली डिक्टेटरशिप में। तो वहां पे रिटर्न लॉस की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? मैं तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों हर किसी के पास होता है। अगर पार्टीज नेपोटिज्म में बनती है तब भी वो बोलती कि नहीं नहीं हम पार्टी के संविधान के हिसाब से इसको चुन रहे हैं या किसी और को चुन रहे हैं। वेरी नाइस पॉइंट निरंजन, कि दैट इज फोर्स कंसेंट विच कैनॉट बी सिमिलर टू लेजिटिमेसी, बट द पॉइंट इज रिटन रूल ऑफ लॉ या फिर रिटन सेट ऑफ कोडिफिकेशन या फिर रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स आर सो इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन काइंड। मतलब पहले क्या होता था, पहले वचन का वैल्यू होता था, बात की वैल्यू होती थी, कोई अगर बोल दिए तो वो बात मानना ही मानना है। फिर धीरे धीरे इंसान लोग अपने बात पे पीछे जाने लग गया तो फिर रिटन कोडिफिकेशन का वैल्यू होने लग गया। एंड उस रिटन कोडिफिकेशन का इतना ज्यादा वैल्यू है कि दुनिया में कोई भी इंस्टीट्यूशन, कंट्री, स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी बनता है तो उसका या तो रिटन चार्टर बनता है या कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। चलो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर से मजा आएगा, देखते हैं यहाँ पे लोगों का रिएक्शन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई कॉन्स्टिट्यूशन था कि नहीं? हाँ सर था। नहीं, लेकिन उसके पास रिटन चार्टर था, हाँ रिटर्न, हाँ अलग अलग, हाँ रिटर्न चार्टर था हाँ। और पार्लियामेंट्री लॉज थे, और रॉयल चार्टर था जो उसको गवर्न करता था। इसी कारण हमारे जो पहले एक्ट्स आते थे जो हम ब्रिटिश इंडिया में पढ़ते हैं उनको क्या बोलते थे? चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट। चार्टर एक्ट तो चार्टर एक्ट। कंपनीज का जनरली चार्टर होता है। चार्टर एक्ट। तो तुम सोचो, थोड़ा कनेक्ट करो, दिमाग लगाओ कि चूंकि हमारे कंट्री को एक कंपनी चला रही थी, तो वो कंपनी जब कोई रूल्स लेके आ रही थी तो वो लॉज अलग ही नाम से कहला रहे थे, वो चार्टर एक्ट कहला रहे थे। एक तरीके से कंपनी अपना डोमिनियन दिखा रही है। इंटरेस्टिंग लग रहा है ये चीज। जब मैं पढ़ता था तो ये सब, मतलब समझ लो कॉन्सेप्चुअली ये सारी चीजें समझनी चाहिए, तो इसके लिए ये इतना क्यूरियस होके ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जब तक अपने आप से नहीं पूछोगे और उनके आंसर्स नहीं ढूंढोगे तब तक ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या क्या चीज इसमें देख रहे हैं कि एक तो हो गया कि लेजिटिमेसी का एक बहुत बड़ा टूल है। एंड ये इतना बड़ा टूल है कि बड़े से बड़ी डिक्टेटरशिप, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे सिविलियन हो, चाहे एक बहुत ही ऐसी कंट्री हो जो इंटरनेशनल ऑर्डर भी नहीं मानती हो, लेकिन तब भी उसका अपना कुछ ना कुछ रिटन सेट ऑफ रूल्स रहेगा। भले ही वो उसको स्पिरिट में फॉलो करते हो चाहे नहीं करते हो, लेकिन लिखित कहीं पे रहेगा। दैट्स द पावर ऑफ हैविंग रिटन वर्ड, एंड दैट्स द पावर ऑफ कोडिफिकेशन। इंडिया की ब्यूटी इसलिए इतनी ज्यादा है, इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस होते हुए भी, बोथ इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, कल्चर, पीपल, पॉलिटिकल एम्बिशंस, सो मच डाइवर्सिटी, लोगों को चाहिए कुछ अलग अलग चीजें। इट्स लाइक 30 डिफरेंट कंट्रीज टुगेदर। बट ये अभी भी बंधा हुआ इसलिए है बिकॉज देर इज वन कोडिफाइड डॉक्यूमेंट जो सर्वोपरि है, इट इज सुप्रीम। एवरीबडी हैज टू फॉलो इट, एवरीबडी फॉलोज इट। दोनों चीजें हैं। एक तो हो गया कि चूंकि एक रिटन कोडिफिकेशन है जो सबको फॉलो करना है, एवरीवन हैज टू फॉलो इट, एंड वी एज पीपल ऑल्सो फॉलो इट।
And the countries where there is a written codification which people have to follow and they don't follow it, that's where the contradictions arise. They turn into either dictatorships or failed states or states where the lives of citizens are held. So I hope you are getting the importance of the foresight of our forefathers and the importance of the beautiful document which we call as constitution, our constitution. समझ में आया? मजा आया कुछ? यस मतलब अलग जान के, ये सब कहीं पे पढ़ा नहीं होगा, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, विकी यस ओवर टू यू। सर, वो एक वेस्टर्न फिलोसफर भी था ना, जो बोला था कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन सरवाइव नहीं करेगा, जबकि श्रीलंका का उसने ड्राफ्ट किया था और उल्टा हो गया। वो थिंकर का नाम मैं भूल गया। तो एक बहुत ठीक है। इंटरेस्टिंग कहावत है कि द वर्स्ट पीपल टू टॉक अबाउट इकोनॉमी आर इकोनॉमिस्ट्स। ठीक है, कभी भी वो हर चीज को फ्रेमवर्क या मॉडल्स में डालते हैं एंड हर चीज कभी प्रेडिक्ट की ही नहीं जा सकती है। तो जनरली क्या होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ही थियोरेटिकल एंगल से बात करते हैं या फिर फ्रेमवर्क्स, अपने बनाए हुए फ्रेमवर्क से बात करते हैं, बट रियल वर्ल्ड समटाइम डिफर्स फ्रॉम व्हाट दोस फ्रेमवर्क्स आर। सो जब when it comes about countries and how they will progress and what would be the future, you can never predict, because in the grand time scale civilizations get wiped off, countries, their boundaries can change, and best of the predictions can go wrong. अच्छा ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सॉरी, यस। ये थोड़ा क्विजिंग कर दिया, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मैं अच्छा, फिर। अच्छा है सर। ठीक है, अच्छा है पहला सर। कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था, या फिर कौन एट्रीब्यूट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? सर एरिस्टोटल। वेरी नाइस। तो कोई पॉलिटिकल हम्म। साइंस का बंदा हुआ तो उसको पता रहेगा। ये कितना इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, डीजे ही लिखा हुआ है तो डीजे ट्रम्प, तो यूएस अंडर ट्रम्प इज ब्यूटीफुल केस स्टडी ऑफ इट, एग्जैक्टली। डीजे, कैन यू